Hi friends, how are you? I hope all of you have subscribed and liked my channel so that you can get notification whenever I upload my new videos. In previous videos we have discussed introduction of this chapter, accumulation of variation during reproduction, NCERT questions, and today very interesting topics I will cover. Inherited traits. Okay, in your NCERT book, inherited trait, it is given on page number 143. So see students, in previous video we have discussed what is trait. So you see trait इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं ट्रेट, एक तो इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक एक्वायर्ड ट्रेट्स. आपके इस पेज पे सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट्स दिया है, एक्वायर्ड ट्रेट फर्दर बुक में दिया है, लेकिन हम ये दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें. और डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट इज़ इम्पॉर्टेंट. This year only heredity topic is coming from this chapter, evolution is deleted. Okay, but acquired trait, that topic is present in evolution topic only. Okay, but it does not mean that it will not come, because acquired trait and inherited trait difference is important, so it can come. Okay, so I will tell you that up to which page you have to do this chapter in my last video. Okay, last video for this chapter. So see students, what are inherited traits? As its name indicate, inherited का मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स लेते हैं. ठीक है, जो भी जैसे आई कलर हो गया, हमारे हेयर्स का क्या कलर है, काफ़ी सारे ट्रेट्स जो हैं हम अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं. आपने सुना होगा कि कोई बच्चा है, उसके बारे में हम कहते हैं ये तो एग्जैक्टली अपने फादर की तरह लगता है या मदर की तरह लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ट्रेट्स जो हैं अपने पेरेंट्स से लिए हैं. ठीक है, तो सभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें वेरिएशंस भी होती हैं. ठीक है, ये हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में किया था. तो अब इसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक में, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. वी नो दैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, however it does not look exactly like its parent, and human population show a great deal of variation. ओके, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं सभी इंडिविजुअल्स में. अगर हम एक फैमिली को ही देख लें तो एक ही फैमिली के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं. लेकिन जो सभी इंडिविजुअल्स हैं ह्यूमन बींग्स, ओके, सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका जो बॉडी डिज़ाइन है, बेसिक जो फीचर्स हैं उनके, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं. अब ये बेसिक फ़ीचर का मतलब क्या हुआ? बेसिक फीचर का मतलब होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी इंडिविजुअल्स के 2 ईयर्स, 2 आइज़, 2 हैंड्स और 2 लेग्स होंगे. ठीक है, तो ये बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है या हम इसको बॉडी फीचर्स कहते हैं. लेकिन फिर भी सभी, अगर हम एक फैमिली को ही देख लें तो बच्चे एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते. ओके, उनमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं. वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं? वो होते हैं वेरिएशन की वजह से. ओके, बिकॉज ह्यूमन बींग्स दे आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में. ओके, और जो एक्टिविटी 9.1 है, इस एक्टिविटी को आप अपनी क्लास में कर सकते हैं. ओके, क्लास में आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनके ईयर चेक करना है. आपको ईयर पिन्ना चेक करना है. ईयर पिन्ना में ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ईयर लोब. ओके, ये ईयर लूप फ्री भी होता है और जॉइंट भी होता है. ओके, तो कई इंडिविजुअल्स आप देखेंगे मैक्सिमम जो होते हैं उनके ईयर लूप फ्री होते हैं, पर कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जिनके जॉइंट होते हैं. और अगर आप उन इंडिविजुअल के पेरेंट्स को देखेंगे तो उनमें भी ये करेक्टर प्रेजेंट होगा. इसका मतलब क्या है कि ये जो ईयर लूप है हम इनहेरिट कर रहे हैं. ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है करेक्टर. ओके, तो इसको हम कहते हैं इनहेरिट trait. Now we will compare this inherited trait with acquired trait with the help of my PPT. Point wise we will compare.
ओके, सो इनहेरिटेड ट्रेट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में डेवलप करता है। और बेस्ट तरीका होता है इसको अपने एग्जाम्पल से लर्न करें। इनहेरिटेड जैसे कलर ऑफ अ हेयर, एक्वायर्ड ट्रेट मीन मस्कुलर बॉडी ऑफ अ रेसलर। अगर किसी इंडिविजुअल की बहुत अच्छी बॉडी है, ओके, लेकिन वो इंडिविजुअल ये करेक्टर जो है ये अपने चिल्ड्रन को पास ऑन नहीं कर सकता। ओके, हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी उसकी बॉडी मस्कुलर बनेगी। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है कि जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं थ्रू जीन्स। ये जो जीन्स है ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन द सेल। ओके, और जो ट्रेट्स एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं ये पास ऑन नहीं होते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं वो इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिट ही नहीं होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन नहीं करेंगे तो इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, ओके, लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो सोमेटिक वेरिएशन है, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमको मिलते हैं वो चेंज है जेनेटिक मटेरियल में, ओके, क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो आते हैं गैमीट्स से, ओके, जैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं ये स्पर्म और ओवम से ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, फादर और मदर से नहीं मिल रहे हैं। जैसे रेसलर है वो अपनी बॉडी मस्कुलर बना रहा है, तो जो मसल्स हैं उसकी मस्कुलर सेल जो प्रेजेंट हैं उनमें चेंज आएगा। तो जो मस्कुलर सेल होते हैं वो सोमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ चेंज आएगा तो उसको हम सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं, ठीक है, चेंज इन सोमेटिक सेल। ये कभी भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन करेक्टर ट्रांसमिट नहीं होंगे। Now we will discuss rules for inheritance of traits and Mendel contribution. मेंडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम है ग्रीगन जॉन मेंडल। ओके, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, इन्होंने 3 लॉज दिए हैं जो मैं फर्दर अपनी वीडियोस में आपको डिस्कस करूंगी। एज सच वो नाम आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, पर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ऑल द लॉज in a easy way, okay, so that you can remember. Okay, content is there in your NCERT book, but these words are not used. Okay, I will show you in NCERT book, content is there. Okay, so we will do it in next lecture. So first of all, what is there on page number 143? The rules of inheritance, जिनको हम laws of inheritance भी बोलते हैं, जो मेंडल ने दिए हैं। Okay, so rules for inheritance of such traits in human being are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. सी रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने किया है कि फादर से स्पर्म आता है और मदर से ओवम आता है, ठीक है, और इनका जेनेटिक मटेरियल जो है कंबाइन करेगा जाइगोट में। ओके, तो स्पर्म क्या है वो भी एक सेल है, ओवम क्या है वो भी एक सेल है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेगा और जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या है, ये भी एक सेल है, लेकिन फ़र्क क्या है, जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है और स्पर्म और ओवम ये एक हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये फ़र्क है जो हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन में किया था। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। पैटर्नल मतलब फादर से, मैटरनल मतलब मदर से जो डीएनए आ रहा है, और डीएनए क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इन नेक्स्ट
videos I will discuss in detail what is gene, what is DNA, what is chromosome. Okay, next video I will discuss. Okay, so thus for each trait there will be two version in each child. Okay, child में दो version आते हैं trait के, एक parent से आएगा, father से आएगा और एक mother से आएगा. Okay, what will then the trait seen in the child be? जो भी dominant character होगा वो child में अपने आप को express करेगा. Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. Okay, so now we will discuss the history of Mendel. Okay, from this block also question can come, so you should know each and every word from your NCERT book. हिस्ट्री ऑफ ग्रीगर मेंडल क्या है? मेंडल जो था उसकी जो एजुकेशन हुई एक मोनेस्ट्री में हुई. ओके, और वो एक मैथ्स और साइंस का स्टूडेंट था. ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दिया तो उसको फेलियर फेस करना पड़ा. लेकिन वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हुआ. वो फिर से अपनी मोनेस्ट्री में आया और उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए पी के साथ. बहुत से और भी साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन सक्सेस सिर्फ मेंडल को मिली बिकॉज ही वॉज डिवोटेड टू हिज वर्क. और उसने अपनी साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की नॉलेज अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ की और उसने हमें 3 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए. अब मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, क्या रीज़न थे, वो हम डिस्कस करेंगे. दिस टॉपिक इज़ नॉट इन एनसीईआरटी बुक. ओके, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. ओके, सो आपको जो साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का वो पता होना चाहिए. वो होता है पाइसम सेटिवम. और क्या कारण थे कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया? एक कारण तो ये था कि जो पी प्लांट है उसमें बहुत सारी वेरिएशन थी बहुत से ट्रेट्स के लिए. और वो वेरिएशन क्या थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, ये भी एक वेरिएशन है. ग्रीन एंड येलो सीड, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, ये भी वेरिएशंस हैं. ओके, पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग भी हैं और वो क्रॉस पॉलिनेटिंग भी हैं. ये भी एक बेनिफिट है. पी प्लांट जो है वो शॉर्ट, उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, तो बहुत ही जल्दी हमको रिज़ल्ट मिलते हैं. ठीक है, और रिज़ल्ट्स को हम चेक कर सकते हैं. जैसे मान लो मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन किया 2 पी प्लांट में. उसने एक डोमिनेंट मीन टॉल मेल लिया और उसने ड्वार्फ फीमेल ली और उनमें पॉलिनेशन करवाया. उस पॉलिनेशन से उसको कुछ सीड मिले. ठीक है, उस सीड्स को उसने सॉ किया, फिर उसको प्लांट मिला. तो कैसा प्लांट मिला उसको? ड्वार्फ मिला कि टॉल मिला? तो एकदम से उसको रिजल्ट मिल रहे थे क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत शॉर्ट था. और ये जो पी प्लांट होते हैं वो बहुत ही इजीली ग्रो करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे वो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जिसके लिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था. ठीक है, ये 7 करेक्टर्स हैं जिनके 2 वेरिएशंस भी हैं, 2 ट्रेट्स हैं. पी प्लांट में कोई भी इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं था. जैसे अगर हम स्टेम्प की लेंथ देखें तो या तो टॉल होती है या ड्वार्फ होती है, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं आती है. पोड की अगर शेप देखें या तो इन्फ्लेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी. सीड का शेप देखें तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा. सीड का कलर देखें तो येलो होगा या ग्रीन होगा. ओके, फ्लावर की पोजीशन देखें तो एक्सिल होगी या टर्मिनल होगी. एक्सिल का मतलब मान लो ये पी प्लांट है और ये लीफ है, ये इसकी एक्सिस है, तो फ्लावर जो है वो यहाँ पे होगा. और अगर टर्मिनल पोजीशन है तो वो एट द टॉप प्रेजेंट होगा फ्लावर. ओके, ये भी एक करेक्टर था पी प्लांट का. और 6th करेक्टर था कि जो फ्लावर कलर है वो पर्पल है कि वाइट है, और जो पोड कलर है वो ग्रीन है कि येलो है. तो ये 7 करेक्टर्स थे जिसके 2 वेरिएंट्स थे. ओके, यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. ओके, यहाँ पे जो है वो रिसेसिव ट्रेट्स हैं. ओके, नाउ इन फर्दर
video I will discuss Mendel's law, okay, and principle of inheritance. अब आप बोलेंगे कि ये तो हमारी बुक में है ही नहीं, एनसीईआरटी बुक में, ये तो मैम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रही हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I will show you in एनसीईआरटी book that content is there but these names are not used. और जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो पूछेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आएगा. लेकिन आपको थॉरोली एनसीईआरटी बुक की नॉलेज होनी चाहिए. ओके, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय एंड टेक केयर.